दादा जब भी मिलने आते तो मेरे कमरे में हर चीज़ को बड़े गौर से देखते। फिर माँ को कहते तेरी बेटी जवान हो गई है, इस पर नज़र रखा कर। यानी कि दादा मुझ पर शक करते थे। मुझे दादा पर बड़ा गुस्सा आता। इस बार दादा ने माँ को बड़ी सख्ती से कहा कि तुम्हें मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती, क्यों हमारी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हो। जब बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी फिर करोगी मेरी बात पर यकीन। माँ दादा की बात मानकर मुझे अपने साथ सुलाने लगी। एक रात मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा नाम अनम है। मेरे साथ वैसा हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। मैं ये बात भूल गई थी कि शैतान के रूप में बहुत से इंसान हमारे आसपास मौजूद होते हैं। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी। हम 5 बहनें थी, मैं सबसे छोटी थी। हमारे घर का माहौल बहुत अजीब सा था। मोहल्ले के लोग भी बातें किया करते। और जब से मैंने होश संभाला था, माँ ने तीसरी बार मोहल्ला बदला था। न माँ मुझे कहीं आने जाने देती। माँ कहती थी तुम घर से बाहर जाओगी तो तुम्हें नज़र लग जाएगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे खूबसूरत बेटी हो। लेकिन मैं अब तंग आ चुकी थी। मुझे घर कैद खाना लगने लगा था, जहाँ से मैं बाहर की दुनिया नहीं देख सकती थी। और वजह भी अजीब थी कि तुम्हें नज़र लग जाएगी। घर में एक बात के अलावा हर किसी की खुली आज़ादी थी, जिसका जैसे दिल चाहता ज़िंदगी गुजारता। वह बात ये थी कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकता था। वह फैसला माँ करती थी। और मैंने जब से होश संभाला था यही बात देखी थी कि जैसे ही मेरी बहनों की उम्र 18 या 20 साल होती, माँ उनकी शादी फौरन कर देती। शादी के बाद मैंने अपनी बहनों को कभी घर आकर मिलते नहीं देखा था। न जाने वह कैसी होगी, खुश भी होगी अपनी ज़िंदगी में या नहीं। एक दिन मैंने माँ से कहा कि हम उनसे मिलने चलते हैं, इतना वक्त हो गया है। जब से बहनों की शादी की है वे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। माँ ने कहा उनकी शादी मैंने बहुत अमीर घरों में की है, वह तो ऐश करती हैं और मिलने इसलिए नहीं आती क्योंकि वह विदेश है। जब यहाँ पर आएगी तो तुम उनसे मिल लेना। और माँ की बात सुनकर मैं चुप हो जाती कि चलो वह खुश तो है, मेरे लिए इतना जानना ही काफ़ी है। पर दुख भी होता था, मेरी बहनें विदेश चली गई और एक बार भी मिलने नहीं आई। मेरे दादा दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन कुछ महीने बाद वे हमारे पास ज़रूर आते। दादा के आते ही माँ उन्हें कमरे में ले जाती। और मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि ऐसी कौन सी राज की बातें हैं जो वे हमारे सामने नहीं कर सकते। एक दिन जब दादा आए थे और मैं दरवाजे के साथ लगकर उनकी बातें सुनने लगी तो बहुत मुश्किल से इतनी ही बात समझ आई। वे माँ से कह रहे थे कारोबार में इस बार अच्छा मुनाफा नहीं हुआ, इसलिए अभी कुछ और सोचना होगा। तुम भी बहुत ढीली जा रही हो, थोड़ी और मेहनत करो। माँ कहने लगी मैं क्या करूँ, जितनी रकम आप देकर जाते हैं इसमें अब गुजारा नहीं होता। अगर माल अच्छा चाहिए तो रकम भी बढ़ाओ। और इतनी बात सुनकर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद दादा के कमरे में आ गए और मुझे प्यार करते हुए उन्होंने मेरे हथेली पर 500 का नोट रख दिया। फिर मेरे कमरे को बड़े गौर से देखने लगे। जब दादा जाने लगे तो माँ को कहने लगे बेटी पर नज़र रखो इससे पहले कि हमारी बदनामी हो जाए। मैंने उस दिन दादा की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बस मैं यही सोचती रही कि मैं और दादा क्या काम करते हैं जिसमें उनको मुनाफा नहीं मिल रहा, जबकि घर के हालात तो बहुत अच्छे थे, हर चीज़ की सहूलियत मौजूद थी। मैंने सोच लिया था कि माँ से ज़रूर पूछूंगी कि आखिर बात क्या है, दादा और वे कौन सा काम करते हैं जिनमें उन्हें नफ़ा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। जब वह चले गए तो मैंने माँ से कहा माँ आप और दादा किस चीज़ का कारोबार करते हैं। माँ मेरी तरफ देखने लगी और मुझे पास बैठाते हुए मुस्कुरा कर कहा अभी तुम छोटी हो, तुम्हें उन बातों की समझ नहीं है। जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारे दादा से कहकर तुम्हें अपनी जगह इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए रखवा दूंगी। मैंने खुश होते हुए कहा क्या सच में माँ, मैं भी काम क्या करूंगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आजकल तो और दो मर्द की तरह काम कर रही हैं, फिर तुम क्यों नहीं कर सकती। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, वह हर बेसहारा लड़की को अपने पास ले आती थी, इसका ख्याल रखती, यहाँ तक कि जब इसकी शादी की उम्र हो जाती तो वे बहुत अच्छे से उसकी शादी करके उसे विदा करती। न जाने कितनी बेसहारा लड़कियों को माँ ने सहारा दिया था। मैं अब इस उम्र में दाखिल हो चुकी थी जिसमें मेरी उम्र की लड़कियाँ बहुत से ख्वाब देखती है। जब अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी मैं भी ख्वाब देखने लगी थी। और उन्हीं दिनों जब मैं किसी लड़के से फ़ोन पर बात करने लगी, पहली बार उसने मुझे खुद फ़ोन किया था, लेकिन मैंने उसे गालियाँ देते हुए फ़ोन बंद कर दिया कि पता नहीं कौन है जो रात दिन कभी भी कॉल करता रहता है। मैं बहुत परेशान हो जाती थी, मगर शायद ये उम्र ही ऐसी थी जब मैं बहक गई। उस लड़के का नाम अमन था।
मैं उससे बात करने लगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर कई बार आ चुका हूँ, मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें देखकर खुद को तुमसे बात करने से रोक नहीं सका। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो हवाओं में उड़ने लगी थी, इस बात की खुशी कि कोई मुझे इतना चाहता है। फिर दिल से सवाल किया, क्या वाकई मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ? अब हमारा रोज़ फ़ोन पर बात होती। मैंने अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजा लिए थे। वह मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि अगर कभी मैं उससे बात न करती तो वह रोने लगता और कहता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, तुम मुझसे बात क्या करो। मुझे उसकी यह हालत देखकर उस पर बहुत प्यार आता था। मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं लगते थे। मैं अपनी ही दुनिया में घूमती, दिन रात फ़ोन पर अमन से बात करती। मेरी बहनें भी किसी न किसी से फ़ोन पर लगी होती। माँ उन्हें मना भी करती कि कोई गलत कदम मत उठाना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन मैंने उनको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। माँ मेरी ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखती थी और ख़ुद ही मेरे लिए हर चीज़ खरीद कर ले आती और मुझे कहना भी नहीं पड़ता था। माँ मुझे चीज़ें दिखा रही थी। मैं कपड़े, जूते, ज्वेलरी देख देख कर बहुत खुश थी। मेरी दूसरी बहनों ने कहा, माँ आप इस पर बहुत पैसे खर्च करती है, हम भी तो आपकी औलाद है। माँ ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये तुम सबसे खूबसूरत है और छोटी भी है, इसी वजह से मेरी लाडली है। तुम इसकी बड़ी बहनें हो, इससे जला मत करो। तुम क्या जानो कि मेरी ये बेटी कितने नसीबों वाली है, क्या पता इसकी किस्मत से सब कुछ मिल रहा हो। मेरी बहन ने कहा, बस कर दे माँ, मुझे तो लगता है कि यही आपकी सगी औलाद है, हम तो आपके कुछ लगते ही नहीं हैं। माँ को इस बात पर गुस्सा आ गया। माँ ने कहा, बस बहुत हुआ, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। एक बहन होकर अपनी सगी बहन से जलने लगी हो, ये शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए। दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उन्हीं दिनों दादा फिर से हमारे यहाँ थोड़े दिन रहने के लिए आ गए, लेकिन इस बार वे माँ से झगड़ने लगे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अभी पैसे दो। और जब तक दादा को माँ ने पैसे लाकर नहीं दिए वे वापस नहीं गए थे। पैसे मिलते ही वे वापस जाने लगे तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई, मगर इस बार उन्होंने माँ से कुछ ना कहा, मगर मुझे बड़े अजीब नज़रों से देखते थे। जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ एक लड़का आते जाते मुझे देखता, मुस्कुराता, मैं छत पर उसकी तरफ गुस्से से देखती और अपने कमरे में आ जाती। ऐसा कई बार हो चुका था। इसकी इस हरकत से मैं तंग आ चुकी थी, मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने ये बात अमन को बताई, जिससे मैं फ़ोन पर बात करती थी। उसने कहा, तुम परेशान ना हो, उसे जितना हो सके इग्नोर कर दो। मैंने कहा, तुम इसे रोकोगे या नहीं? इसने कहा, ऐसे लोग तो हमें गली के हर कोने पर मिलेंगे, तो क्या मैं सबको मार डालूंगा? अमन की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और कोई मेरी तरफ देखे ये बात तुम्हें कैसे बर्दाश्त हो रही है? और अमन ने बेफिक्र होते हुए कहा, अब बस भी करो, क्या तुम एक ही दुनिया में खूबसूरत हो? तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और बात है या नहीं करने के लिए, जो एक ही बात को लेकर बैठ गई हो? मैंने कहा, ठीक है, अब तुम मुझसे परेशान होने लगे हो, लगता है दिल भर गया है मुझसे, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और इसी वक्त मैंने फ़ोन काट दिया, ये सोचते हुए कि वह अभी मुझे दोबारा कॉल करेगा, क्योंकि वह मुझसे नाराज़ होते हुए नहीं रह सकता था। लेकिन ये सब मेरी गलतफहमी थी। अमन इस दिन के बाद मुझे कॉल नहीं कर रहा था। मैं हर वक्त उदास रहती, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। बार बार मैं फ़ोन को देखती, किसकी कॉल आई है या नहीं, मैसेज आए हैं या नहीं। फिर जब मुझसे रहा न गया तो मैंने खुद ही अमन को कॉल की। वह मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। मैं उसे मैसेज करती रही कि एक बार मुझसे बात कर लो, मेरी कॉल अटेंड कर लो, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं जब भी कॉल करती तो नंबर बन जाता। मैंने गुस्से में आकर मोबाइल दीवार पर दे मारा और रोने लगी कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह तो मुझसे प्यार करता था, वह तो कहता था कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, लेकिन कोई किसी के लिए नहीं मरता। सब बातें थी। माँ मुझे देखकर कहती, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल उदास है। मैंने कहा, माँ क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? घर में बैठ बैठ कर मैं परेशान हो चुकी हूँ, बाहर निकलूंगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। मुझे लगा माँ पहले की तरह इस बार भी मुझे इनकार कर देंगी, मगर मैं कुछ देर सोच कर बोली, हाँ चली जाओ, लेकिन ख्याल रखना हालात अच्छे नहीं हैं। आज इतने वक्त बाद मैं घर से निकली थी, अमन की बेवफाई के दुख में खुद को भुला बैठी थी। जब बाजार की तरफ निकली तो वहाँ एक तरफ बहुत भीड़ थी, एक तरफ एक बूढ़ी औरत तोता लेकर बैठी थी। वह तोते से कहकर एक कार्ड उठवाती और फिर उस पर लिखी हुई बात उसको बताती, जो सच निकलती।
उसके पास बहुत से लोग जमा थे। मैं उन्हें देखते हुए आगे बढ़ गई। मुझे उन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं था। भला ये राह चलते लोग क्या जाने दूसरे की किस्मत में क्या लिखा है। अगर ऐसा हो तो वह सबसे पहले अपनी किस्मत देखकर खुद से ठीक न कर ले। मैं आगे बढ़ गई जब किसी ने अचानक मुझे हाथ से पकड़कर एक तरफ खींच लिया। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा, कौन हो तुम? इसने रुमाल अपने चेहरे से छुपाया हुआ था। उसने कहा, तुम्हारा भला चाहने वाला। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखो। जो तुम्हें नज़र आ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? वह किसी को आता देख कर कहने लगा, देखा, मैं जानता था ये यहाँ भी पहुँच गया है। और वह इसी वक्त वहाँ से चला गया। मैं दूसरी तरफ देखने लगी। जब मेरी नज़र अमन पर पड़ी, मैं इसकी तरफ चली गई। मुझे सामने देखकर उसे ताज्जुब नहीं हुआ था। मैंने कहा, तुम कहाँ थे? ना मेरी कॉल अटेंड करते हो, ना मुझसे बात करते हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ जो तुम्हारी मर्जी से सांस लूँ? मैंने कहा, जिस अमन को मैं जानती हूँ वह तो ऐसा नहीं था। उसने कहा, वह अमन समझो मर गया है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तभी एक लड़की अमन के पास आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से दुकान पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने इस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और अमन के साथ क्या कर रही हो? इसने कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे मंगेतर के पास क्यों खड़ी हो। मैं इसकी बात पर कोई जवाब न दे सकी। इसके बाद वे चले गए, लेकिन मैं कितनी देर वहाँ से हिल नहीं सकी थी। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, इसी के हाथों सबसे ज़्यादा दुख मिलता है, और ये बात मैंने आज जान ली थी। मैं वापस घर आ गई। मेरी बहन ने कहा, तुम तो बाजार गई थी और खाली हाथ आ गई, कुछ खरीदा नहीं? मैं अपनी सोच में गुम थी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर हिलाया और कहा, ये किन सोचों में गुम हो? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस थक गई हूँ। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती, कुछ देर के लिए तन्हा रहना चाहती हूँ। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। आज मुझे खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं कैसे उस धोखेबाज इंसान की बातों में आ गई। मैं तो उसके लिए महज एक टाइम गुजारने के लिए थी। वह मुझसे बात करके टाइम पास कर रहा था और मैं इसको सच समझ बैठी। ये जान ही ना सकी कि एक चेहरे पर कितने नकाब चढ़े होते हैं। उनके पीछे छिपी उनकी असलियत देख ही नहीं सकी। आज मुझे ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। वह बिना कहे मुझे समझ जाए। मेरी 2 और बहनों की शादी हो चुकी थी, अब मेरी बारी आने वाली थी। मैंने माँ से कहा, मैं शादी नहीं करूँगी। माँ मुस्कुराने लगी और बोली, तुम तो मेरी सबसे खुशकिस्मत बेटी हो, तुम्हारे नसीब से हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। मुझे माँ की ये बात समझ नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद दादा फिर से घर आ गए थे। इस बार दादा ने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा और माँ को बड़े गुस्से से कहा कि तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? तेरी बेटी जवान हो रही है, उसे अपने साथ सुलाया कर। मुझे दादा पर बहुत गुस्सा आता। उनको मेरे जवान होने से क्या मसला था जो वे इस तरह की बातें करते रहते थे। लेकिन अब माँ मुझे अपने साथ सुलाने लगी थी। जब आधी रात को माँ पानी पीने किचन में गई तो मैं और माँ की जगह लेट गई तो कोई आदमी मुझे माँ समझकर कहने लगा, बड़े साहब ने पैगाम भेजा है कि वह अब इंतज़ार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि वह जल्द से जल्द अपनी अमानत लेने के लिए आ रहे हैं, बस तैयारी शुरू करो। तभी माँ वापस कमरे में आ गई और वह आदमी चला गया, लेकिन माँ उसे देख नहीं रही थी। फिर अचानक बाहर शोर की आवाज़ आई। दादा चिल्ला रहे थे कि घर में चोर घुस आया है। मैं वही कमरे में लेटी इस आदमी की बात को सोच रही थी कि वह किस अमानत की बात कर रहा था। माँ के पास ऐसी कौन सी चीज़ है? एक दिन माँ घर पर नहीं थी, तब वही नकाब वाला लड़का घर की दीवार कूद कर अंदर आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ भी आ गए? उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसने नकाब को उतारा तो वह वही लड़का था जो उस दिन गली में मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक आ गए? उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें इस चुंगल से बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, जानते भी हो क्या कह रहे हो? इसने एक कागज़ मुझे दिया और चला गया। पहले मैंने वह कागज़ फेंक दिया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसे उठाकर पढ़ने लगी। इसमें लिखा था, ये लोग तुम्हें भी बेच देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैंने वह कागज़ फाड़ दिया। मैंने सोचा ये लड़का झूठ बोल रहा है, मुझे बहकाने के लिए ऐसी घटिया बातें कर रहा है। भला मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया था। एक दिन माँ बहुत खुश थी। कमरे में बेड पर बहुत से नए कपड़े और ज्वेलरी पड़ी थी। मैंने कहा, ये सब क्या है? माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, ये सब तुम्हारे लिए है, परसों तुम्हारी शादी है। मैं हैरान होकर माँ की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, माँ ये आप क्या कह रही हैं? इतनी जल्दी मेरी शादी तय कर दी और मुझे अब बता रही हैं?
माँ ने कहा, जहाँ तुम्हारा रिश्ता तय किया है वे बहुत अच्छा आदमी है, सारी जिंदगी ऐश करोगी और अपनी माँ को दुआएं दोगी। मैंने कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, आप उन्हें इनकार कर दे। मेरी बात सुनकर मैं एकदम गुस्से में आ गई। माँ ने कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और आज जब वक्त आया है तुम्हारी माँ तुमसे कुछ मांग रही है तो तुम लगातार इनकार किए जा रही हो। मैंने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। मेरी शादी का दिन आ चुका था। घर में हमेशा की तरह कोई मेहमान नहीं आया था, ना घर को सजाया गया था। मेरी बहनों की दफ़ा भी ऐसा ही होता था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब मैं और दादा कमरे में आए। आज दादा बहुत खुश थे। वे माँ से कहने लगे, भाई आज हमें हमारी सही मेहनत वसूल हो गई है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्या हाथ मारा है तुमने। आज माँ और दादा मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई बाजारी लोग बातें कर रहे हो। तभी वह शख्स, उनके साथ एक बड़ी उम्र का आदमी, आकर बैठ गए और उस बड़ी उम्र के आदमी ने मेरी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देखा और माँ से कहा, वाह भाई, तुमने तो खूब संभाल कर रखा है इस लड़की को, बोलो क्या रकम लोगे इसकी। ये सुनते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। माँ भी हंस रही थी। माँ ने कहा, आपकी ज़मानत को बहुत संभाला है, बहुत मेहनत की है, तो मुँह मांगी रकम लूँगी। इस बड़ी उम्र के आदमी ने एक चेक काटा और माँ को दे दिया और कहा, अपनी मर्जी की रकम इस चेक में भर लेना। माँ ने चेक हाथों में लेते ही कहा, चलो तुम अपने असली वारिस के साथ चली जाओगी। मैं भूत बनी बैठी थी। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वह अपनी औलाद को अपने हाथों से कैसे बेच सकती है। यानी इस दिन जो उस लड़के ने कहा वह सच था। मैं भागने लगी, लेकिन दादा ने मुझे पकड़कर उस बूढ़े आदमी के हवाले कर दिया और कहा कि मुझे तो कब का इस लड़की पर शक हो गया था। ये लड़की घर से भाग जाएगी और हमारा कारोबार बंद करवाएगी। तभी तो मैंने कहा था कि इस पर नजर रखो, अब ये भाग कर कहाँ जाएगी। फिर दादा ने मेरा हाथ उस 80 साल के बुढ़े के हाथ में दे दिया। मगर अचानक ही तूफान की तरह वही लड़का पुलिस के साथ हमारे घर पहुंच गया। पुलिस ने माँ को और बाकी लोगों को पकड़ लिया। वह बड़ी उम्र का आदमी कहने लगा, मैंने इस लड़की के पूरे 50 लाख में खरीदा है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की जगह अब जेल है। पुलिस ने माँ से पूछा कि लड़कियां बेचने का काम तुम कब से कर रही हो। उन्होंने कहा, मेरी कोई बेटी नहीं है, मैंने सबको राह चलते कहीं ना कहीं से उठाया था। मैं नहीं जानती कि सब लड़कियां किसकी औलाद है। मेरा तो बस यही काम था, इन्हें पालती संभालती और बिना शादी के आगे बेच देती। पुलिस ने उस औरत को, जिसे मैं माँ कहती थी, उसे मारना शुरू कर दिया और कहा, तुम एक औरत होकर दलाल बनी रही, तुम्हें शर्म नहीं आई। और इस बूढ़े आदमी को भी हथकड़ी पहना दी जो मेरे दादा बने हुए थे और इस औरत के बिजनेस पार्टनर थे। मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, एक ऐसा बुरा ख्वाब जिसकी सच्चाई इतनी भयानक थी। मोहल्ले वाले माँ के बारे में सही कहते थे, इसलिए माँ हर मोहल्ला बदल देती थी और हर लड़की की 18 साल होते ही शादी कर देती थी। पुलिस उन लड़कियों को भी ले गई जिनको मेरी माँ ने कहा था कि लावारिस है। सारी बात मेरी समझ में आ चुकी थी, पर मैं उस लड़के की एहसानमंद थी जिसने मुझे और बहुत सी लड़कियों को उन घटिया लोगों के चंगल से बचाया था। वक्त गुजर जाता है और सही चेहरे सामने आ जाते हैं। इस लड़के का नाम राहुल था। वह मुझे पसंद करता था। मैंने उससे शादी कर ली। हमने वह शहर छोड़ दिया और एक नई जगह आकर बस गए। राहुल बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे माँ बाप कौन थे किसी को भी नहीं पता। जिसको माँ समझा उसने भी कुछ नहीं बताया था। वक्त गुजर रहा है और बीते दिनों की बुरी यादें अभी भी मेरे दिमाग से निकली नहीं है। लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वह अपने अंजाम को भी भूल बैठता है। जिन्होंने हमारे साथ बुरा करना चाहा उनको उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप जिनकी मैं औलाद थी उनका कुछ पता नहीं कर पाई थी। मैं और राहुल एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे थे, मगर आज इतना वक्त गुजर जाने के बाद मेरे माँ बाप की तलाश जारी है। दुआ करें मेरे माँ बाप मुझे मिल जाए और फिर हम सब एक हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।